हेलो एवरीवन। आज 26 मार्च करेंट अफेयर क्लास में आप लोग का स्वागत है। इंश्योर सिविल सर्विसेज की ओर से डेली करेंट अफेयर का क्लास आप लोग के लिए लाया जाता है, तो आप लोग इसको फॉलो करते रहिए। आपको आपसे तैयारी में, आने वाले एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आप तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज से करंट हम लोग यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इस सारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपको डेली इस क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सबसे फर्स्ट न्यूज पर। सबसे फर्स्ट न्यूज क्या है कि जो विश्व बैंक है वो पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है ना। और ये वन्य जीव बॉन्ड किस प्रजाति के लिए जारी किया है? तो ब्लैक राइनो के लिए जारी किया है। किसके लिए? ब्लैक राइनो के लिए। तो विश्व बैंक, आईबीआरडी, तो थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में, आईबीआरडी के बारे में। तो जो वर्ल्ड बैंक है या विश्व बैंक है वो बना कब था? तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, आप लोग को मालूम होगा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हुआ था। और इसी कॉन्फ्रेंस से निकल करके आया था आईबीआरडी बना था। और क्या बना था? आईएमएफ बने थे। आईबीआरडी और आईएमएफ, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आईबीआरडी दोनों कौन से कॉन्फ्रेंस से बने हैं? तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से बने। कब बने हैं? 1944 में। अभी वर्ल्ड बैंक में कितने कंट्री हैं? तो इससे 189 कंट्रीज इससे क्या है? मेंबर कंट्रीज है। 189 कंट्रीज क्या है? इससे मेंबर कंट्रीज है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात बहुत बार आ जाती है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात आ जाती है तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने पार्ट हैं, कितने इंस्टीट्यूशन है? तो इसमें 5 इंस्टीट्यूशन है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है आईबीआरडी, दैट मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए एक्चुअली इनिशियली फेज में जब 1944 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो ये किसके लिए बनाया गया था? कि जो उस समय जस्ट आजाद हुए कंट्री थे, दैट मीन्स जो दूसरे देशों के पराधीनता से खुद आजाद हुए थे इंडिया की तरह, उनको रिकंस्ट्रक्शन में, उनको फिर से बनाने में और डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए आईबीआरडी बनाया गया था। उसके बाद क्या बनाया गया? आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और आज के डेट में ये दोनों का कंबाइन ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। ये दोनों इंस्टीट्यूशन का जो कंबाइंड फॉर्म है इसी को वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। बट वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। आईबीआरडी, आईडीए, फिर आईएफ सी, एमआईजीए मीरा, और सबसे लास्ट जो है इसका नाम है आईसीएसआईडी। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंस्टीट्यूशन को मिलाकर बनाया गया है। इसमें मेन क्या है आपके पास? आईबीआरडी और आईडीए, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और सेकंड क्या है? इन आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फिर आईएफसी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मीरा क्या है? तो मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। मीरा का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। आईसीएसआईडी क्या है? तो आईसीएसआईडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये जो भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होता है उसको सेटलमेंट का वर्क करता है। तो चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग जान गए। हमें ये जानना है कि पहला वन्य जीव बॉन्ड किसके लिए जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया गया है राइनो के लिए जारी किया गया, इसलिए इसको राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ज्यादा मत जानिए। हाँ, जो मेंस के विद्यार्थी हैं वो लोग इसके बारे में 1-2 पॉइंट जान सकते हैं। ये बॉन्ड किसके लिए है? तो सतत विकास का बॉन्ड है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा से संभावित प्रदर्शन भुगतान शामिल है। तो जो मेंस के विद्यार्थी हैं इसको इस बार पढ़ ले सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आपके बारे में दे दिया गया है। ये जो बॉन्ड है कहाँ से लिए जारी किया गया है? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से 2 क्षेत्र हैं, एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व। तो ये दोनों पार्क का नाम आप ध्यान रख सकते हो। बहुत बार ये पार्क कहाँ है ये पूछा जा सकता है आपको प्री एग्जाम में। एडो एलिफेंटो नेशनल पार्क और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व, ये दोनों कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। किसके लिए है? तो काले गैंडे ब्लैक राइनो के लिए है। अब थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में है। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। अभी वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास है। वर्ल्ड बैंक का
प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास नाम है उनका। चलिए आते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज जो है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इस बुक से रिलेटेड है, लिटिल बुक ऑफ जॉय। यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है। किनके द्वारा लिखा जा रहा है? तो एक दलाई लामा है ना, और दूसरा डेसमंड टुटू। नाम सुने होंगे आप लोग, दोनों था, दलाई लामा था भी और डेसमंड टुटू था भी। दोनों ने मिलकर द लिटिल बुक ऑफ जॉय एक पुस्तक ला रहे हैं। अभी वो पुस्तक लॉन्च नहीं हुआ है, कब लॉन्च होने वाला है? तो सितंबर 2022 में लॉन्च होगा। बट इससे लेखक कौन है ये आपको जानना पड़ेगा। दलाई लामा, कौन से दलाई लामा? 14वें दलाई लामा। उनका एक नाम और भी है, तेंजिन ग्यात्सो। तेंजिन ग्यात्सो, ये बहुत कम पूछा जा सकता है, बट आपको ध्यान रखिए तो ज्यादा अच्छा है। ये जो लिटिल बुक ऑफ जॉय है ना, ये जो राफेल लोपेज नोबेल पीस प्राइज विनर जो थे, ये राफेल लोपेज और डगलस अब्रास दो थे। इन्होंने जो चित्र बनाया था उसी चित्र के पाठ पर ये आधारित है। तो ज्यादा इसमें नहीं जानना है, जो मेंस के विद्यार्थी है पढ़ ले सकते हैं। प्री वाले के लिए ये दोनों इनफ है। लिटिल बुक ऑफ जॉय थे, लेखक कौन है? 14वें दलाई लामा और कौन है? डेसमंड टुटू। 14वें दलाई लामा थे, नाम और क्या है? तो तेंजिन ग्यात्सो नाम है इनका। बस प्री के लिए इतना ही है, मेंस के लिए आप पूरे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं। हमारे ग्रुप का नाम क्या है? तो जो टेलीग्राम पर ग्रुप है उसका नाम इंश्योर सिविल सर्विसेज के नाम से है। यहाँ इस पीडीएफ में भी लिंक है आपको, या आपको पीडीएफ चाहिए तो उसको फॉलो कर सकते हैं। आते हैं हम लोग अगले न्यूज पर। तो ये बरसामा शील्ड 2022 ये सैन्य अभ्यास है। कहाँ होने जा रहा है? तो मलेशिया में होने जा रहा है। बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ होने जा रहा है? मलेशिया में होने जा रहा है। कितने देश इसमें पार्ट लेंगे? तो 4 देश और एक मलेशिया, 5। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। 4 कंट्री बाहर था और एक मलेशिया। 5 कौन से हैं इसमें? तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है और यूनाइटेड किंगडम है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम। तो आपको ध्यान रखना है बरसामा शील्ड 2022 कहाँ हुआ है? मलेशिया में। कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 5 मलेशिया और 4 और कंट्री है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम। इसी के बारे में ये होने कहाँ जा रहा है? तो दक्षिण चीन सागर में। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साउथ चाइना सी से रिलेटेड कोई भी न्यूज आते हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको डाल दिया गया है। अब मलेशिया में होने जा रहा है, तो मलेशिया कैपिटल कहाँ है? सब लोग जानते होंगे, कुआलालंपुर। करेंसी था इसका तो रिगित है ना। और प्रधानमंत्री कौन है भाई? इस्माइल साबरी याकूबी। इस बार सिर्फ नाम ध्यान रखिए, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं अगले न्यूज की तरफ, है ना। इस बार गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है चिली के गवर्नर मारियो मार्शल को दिया गया है। चिली के गवर्नर कौन है? मारियो मार्शल। और सेंट्रल बैंक ऑफ चिली, जो चिली का मेन बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसी तरह चिली का भी सेंट्रल बैंक है, उसका नाम क्या है? तो चिली का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? सेंट्रल डी चिली है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? सेंट्रल डी। चलिए, जब सेंट्रल बैंक की नाम ही आ रही है तो हम लोग अपने सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कौन है हमारा सेंट्रल बैंक? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का गठन कौन से कमीशन के आधार पर हुआ था? तो इसका नाम जो है हिल्टन, ध्यान रखिएगा आप लोग, हिल्टन यंग कमीशन। कौन से कमीशन के बेसिस पर हुआ था? तो हिल्टन यंग कमीशन। कब हुआ था? तो देखिए 1934 में। कब? 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था। 1934 में क्या पारित हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था। और 1935 तब 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया था। बट ये कहाँ अस्तित्व में आया था? सबसे फर्स्ट इसका कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में। बट 1937 में कहाँ शिफ्ट हो गया? मुंबई में। और अभी तक इसका ऑफिस कहाँ है? तो मुंबई में ही है। इसको नेशनलाइज बैंक कब बनाया गया? तो 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया था?
नेशनलाइज बैंक बना दिया गया था। तो एक दो इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग इससे याद रख सकते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक चीफ जस्टिस थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लोहाटी, इनका निधन हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, नाम आ जाते हैं, तो चलिए ठीक है। फुल नाम इनका क्या था? रमेश चंद्र लाहौटी। ज्यादा इससे नहीं जानना है आपको इसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसके बारे में है टीसीएस के बारे में। टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक का प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ। तो देखिए बहुत बार क्या होते हैं कि आईआईटी मद्रास का नाम तो चलिए सही है, एआई से प्रोग्राम चल रहे होंगे, बट औद्योगिक दैट मीन्स कॉमर्शियल जो इंटेलिजेंस है, इंडस्ट्रियल जो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस फील्ड में? इंडस्ट्री से फील्ड में। इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस इसमें सपोर्ट करने के लिए कौन साथ में आया है? तो टीसीएस आया। टीसीएस के बारे में जानते होंगे, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है इंडिया की। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल जो वर्कर है उनको अप स्किल करना, उनके स्किल में बढ़ोतरी करना, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री का डिमांड हो वो पूरा हो सके। तो यही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। यह न्यूज किससे रिलेटेड है? लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता। ये मनाया जा रहा है किसके हेल्प से मनाया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हेल्प से, है ना। और क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 17वीं शताब्दी में जो लाल किला का निर्माण हुआ था, इसी निर्माण से उत्सव के रूप में मनाया जाता है कि हाँ हमारे पास लाल किला है, बहुत अच्छी चीज है, तो चलो इसके लिए उत्सव मना दिया जाए, ताकि हमारी जो पुरानी विरासत है वो भी कंजर्व हो जाए और प्लस उसके बारे में लोग जाने भी। तो चलिए तब से तब तक 25 मार्च से 3 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसको। किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। इससे और पार्टनर कौन कौन है जिन्होंने इसमें हेल्प किया है? तो लाल किला का अपना संगठन है स्मारक मित्र नाम से, और डालमिया भारत लिमिटेड के सहयोग से मनाया जा रहा है। इसका मेन एम क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें संलग्न होंगे, आएंगे, जो देश के इतिहास, विरासत, कला, व्यंजन, संस्कृति आदि में विविधता को प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि जब मुगल का राज था तो हमारे यहाँ कल्चर का मेन सेंटर कौन सा था? दिल्ली का लाल किला ही था। आज भी वहां का मीना बाजार प्रसिद्ध है। चलिए आते हैं अगले। एक फिगर देख लीजिए, ये फिगर से आपको पता चल जाएगा किसके बारे में बताया गया है। तो ये टर्म मैं बता दिया हूँ, मेन यहाँ पर न्यूज बताने का मतलब था इस टर्म के बारे में जानना। टर्म क्या है? मंगलुरु संबाला, है ना। और मंगलुरु संबाला क्या है? तो मंगलुरु संबाला जो है बफेलो का रेस है। किसका रेस है? बफेलो का रेस है। देखिए 150 जोड़ी भैंस और बैल इसमें हिस्सा लेते हैं। ये रेस जो कब आयोजित होगा? 26 और 27 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। डेट मीन्स आज और कल आयोजित होने जा रहा है। इसमें आपको मेन जानना यह है कि संबाला का मीनिंग क्या होता है। तो संबाला जो बफेलो रेस है कहाँ आयोजित किया जाता है? कर्नाटका में। दो ही चीज है, ये संबाला का मीनिंग आपको जानना चाहिए, क्या होता है संबाला, और ये कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये कर्नाटका में आयोजित किया जाता है। कर्नाटका से कौन से पार्ट में? तो दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। चलिए तो आगे आते हैं। अगला जो न्यूज है, निर्यात तैयारी सूचकांक, दैट मीन्स एक्सपोर्ट प्रिपरेशन। दैट मीन्स कोई भी चीज को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन में कौन सा स्टेट है हमारा जो सबसे आगे चल रहा है। ये सूचकांक जारी कौन करता है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है ना। और इसमें हेल्प कौन करता है? तो प्रतिस्पर्धात्मक एक संस्थान है, ये इसको हेल्प करता है। कौन सा ये संस्करण है? तो सेकंड संस्करण है। और दोनों संस्करण में टॉप पर कौन है? तो गुजरात है। दोनों संस्करण में टॉप पर कौन है? तो गुजरात है। जारी कौन करता है? नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस और कौन जारी करता है? नीति आयोग। ये दोनों मिलकर। दोनों बार कौन टॉप किया है? दोनों बार गुजरात टॉप किया है। इस बार जो है गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा का स्थान है। अभी तो हमारे यूपी बिहार जैसे स्टेट इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं बट ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पा रहे हैं। चलिए एक न्यूज जो है हिमांशु
17। एक मॉन्स्टर मिसाइल भी इसको बोला जा रहा है। डेट मीन्स अभी तक का जितना भी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बने हैं, ये जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल बने हैं उसमें सबसे बड़ा मिसाइल है कौन सा? हवांसो 17। कौन लॉन्च किया है? तो नॉर्थ कोरिया लॉन्च किया है, तो इसलिए इसका नाम सबसे बड़ा है। मॉन्स्टर मिसाइल भी बोला जाता है इसको। अब हम लोग बात कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं चीन मिसाइल तो एक बार लॉन्च करके छोड़ दिया जाता है। डेट मीन्स लॉन्च करने के बाद सिर्फ मिनिमम सेकंड के लिए इसका कंट्रोल मत चेंज किया जा सकता है, इसका ट्रेजेक्टरी चेंज किया जाता है। अदरवाइज एक बार इसको लॉन्च कर दिया गया एक टारगेट पर और उसके बाद छोड़ दिया गया, यहाँ के बाद ये टारगेट खुद वहां पर पहुंच जाएगा, एक फिक्स टारगेट पर ही जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके रास्ते में इसका टारगेट चेंज किया जा सकता है। तो इसका ट्रेजेक्टरी जो होता है बैलिस्टिक मिसाइल का वो क्या होता है? फिक्स होता है। ये पॉइंट ये जान लीजिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। दूसरा हम लोग क्या जान लेते हैं? तो टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हैं? तो क्या क्या टाइप है? तो ये सबसे फर्स्ट जो है जिसको बोलते हैं SRBM, दैट मीन्स शॉर्ट रेंज। SR4 शॉर्ट रेंज, इसका रेंज कितना होता है? तो अप टू 300 किलोमीटर तक होता है शॉर्ट रेंज, दैट मीन्स अप टू 300 किलोमीटर। सेकंड क्या होता है? MRBM, दैट मीन्स मीडियम रेंज, और इसका रेंज क्या होता है? इसका जो रेंज होता है 1000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक होता है। दैट मीन्स मीडियम रेंज का क्या होता है? 1000 किलोमीटर से लेकर के 3500 किलोमीटर तक। शॉर्ट का क्या होता है? 300 से 1000 किलोमीटर आप बोल सकते हो। इसके बाद क्या होता है? तो LRBM दैट मीन्स लॉन्ग रेंज, और लॉन्ग रेंज कितना होता है? तो 3500 से लेकर कितना तक? 5500 किलोमीटर तक। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और ये जो है ICBM, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल। क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल, दैट मीन्स दो कॉन्टिनेंट में। तो इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है 50 किलोमीटर से प्लस, मतलब इससे ज्यादा वाला। तो नॉर्थ कोरिया का एम क्या है? ICBM, और ICBM 5500 से ऊपर है, दैट मीन्स ये इसलिए बनाया गया है, इसका जो टारगेट है USA जो है इससे किसी भी स्थान पर हम इसके हेल्प से क्या बताएं न्यूक्लियर वारहेड को पहुंचा सकते हैं, परमाणु को पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए न्यूज सेक्शन में इतना ही था। आते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। बिम्स्टेक 2022 का मेजबान देश कौन सा है? पहले भी जान चुके हैं। कौन मेजबानी कर रहा है? श्रीलंका। बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्री है? बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्री हैं? जरा इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए तो आप लोग कि बिम्स्टेक जो संगठन है इसमें कौन कौन सा कंट्री है। ऐसे आपको न्यूज में यहाँ बता दिया गया है, जिनको नहीं मालूम है एक बार पढ़ लीजिए कौन सा है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य मुख्यमंत्री पार्थ सौंदर्यीकरण योजना लागू किया है? कौन से राज्य लागू किए हैं? तो नई दिल्ली लागू किया है। यहाँ पर देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात कर दी गई है। तो नई दिल्ली में क्या लागू किया गया है? मुख्यमंत्री पार्थ सौंदर्यीकरण योजना। तो ध्यान रखिएगा इसको। ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार 13 किसको मिला है? तो मोहम्मद राजा मौसमी को। आगे आते हैं हम लोग। नाइट फ्रैंक के अनुसार ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक कौन सा है? अभी 51 है। इससे पहले इसका रैंक क्या था? इससे पहले इसका रैंक 56 था, थोड़ा सुधार हो गया है। चलिए आगे आते हैं। फिंच रेटिंग्स के अनुसार 2023 के लिए भारत में GDP वृद्धि कितना होगा? तो भारत में इन्होंने बताया कि अब जो GDP वृद्धि होगा कितना होगा? 8.5% होगा। पहले इन्होंने अनुमान लगाया था कि नहीं 10.3% होगा, बट इसको डाउन करते क्या कर दिए? 8.5 फिंच रेटिंग्स के अनुसार। तो ध्यान रख सकते हैं आप इसको। फिर एक ऐसे ही नाम डाल दिया गया है सोमेलो बैबोमागा, जो कहाँ से प्रधानमंत्री थे? माली थे, और इनको हिरासत में भी लिया गया था, इसलिए इनका नाम आ गया है सामने। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेपाल का भारत में राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? नेपाल में भारत का राजदूत किसको बनाया गया? शंकर प्रसाद शर्मा को। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि बीच में नेपाल क्या किया था? इंडिया से अपना राजदूत को, अम्बेसडर को हटा लिया था। कितने के लिए? 6 मंथ के लिए। उस समय जो विवाद हुआ था इंडिया के साथ। तो चलिए फिर से उन्होंने अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया है? शंकर प्रसाद शर्मा को अपॉइंट किया है। अब CSK के साथ एक सह बॉन्डेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कौन सा बैंक लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक लॉन्च किया है। कौन से टीम के साथ?
तो CH थे चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है ना, समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एक सेंटर है, इसको COE दैट मीन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में मान्यता दिया है। कौन से सेंटर को? तो INS शिवाजी को। किस सेंटर को, किस बेस को, कौन सा नौसेना स्टेशन को? तो INS शिवाजी को। क्या दिया गया है? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दिया गया। किसके द्वारा? तो स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री द्वारा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो अभी अभी न्यूज में आया था कि मार्च 2022 में इस मुख्यमंत्री घोषणा किए हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू किया जाएगा। किसने घोषणा किया है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री। कौन बने हैं पंजाब के मुख्यमंत्री? तो जानते हैं आप लोग, भागवत मान बने हैं। तो चलिए आज के लिए न्यूज सेक्शन में आप लोग के लिए इतना ही, टाइम लिमिट है। तो चलिए अच्छी बात है, आप लोग इसको पढ़िए, आपको PDF शेयर कर दिए जाएंगे। आप न्यूज को ध्यान रखिए और वीडियो अगर सही लगे तो प्लीज। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।